सो हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, तो आप पूछोगे कि ये टॉपिक एनसीईआरटी में कहाँ है। जहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू का स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू खत्म होता है, उसके बाद ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो खोज लेना बच्चों अपने एनसीईआरटी बुक से। एंड थोड़ा सा मेरे आवाज को इग्नोर करते हुए पढ़ाई करना, मेरा आवाज थोड़ा सा भारी हो गया सर्दी होने की वजह से, तो इसको कंप्लीटली इग्नोर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को विद एन एपिडर्मिस। देखो, एपिडर्मिस ना प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। मतलब जैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, हम मोटे मोटे प्लांट्स के बारे में यहाँ नहीं बता रहे, हम बोल रहे हैं ऐसे प्लांट्स जिनके ग्रीन स्टेम होते हैं, उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है वो एपिडर्मिस होता है। यानी कि क्या प्लांट्स के सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट है प्लांट में, क्या सारे पार्ट्स में एपिडर्मिस ही आउटर मोस्ट लेयर होगा? यस, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, कोई सा भी अगर प्लांट का पार्ट है, उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है वो क्या है? एपिडर्मिस होगा। ठीक है ना, तो वही हमारा पहला पॉइंट है, द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं एपिडर्मल सेल्स का। तो देखो, एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स का। ठीक है ना, सेल जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? एपिडर्मिस का होगा। तो एपिडर्मिस तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा ना, यानी कि एपिडर्मिस एक तरह का टिश्यू है। तो इस टिश्यू में प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं ना, उनका हम लोग यहाँ पे फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि सेल्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। यानी कि जो एपिडर्मिस टिश्यू में प्रेजेंट जो सेल्स है, उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल्स के बीच का, सेल्स के बीच का स्पेस को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो इन सेल्स के बीच में बिल्कुल भी कहीं पे स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, उनमें कहीं कहीं स्पेस अगर प्रेजेंट होगा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई या किसी भी प्रकार का सब्सटेंस अंदर घुस सकता है। ऐसा तो प्लांट्स नहीं चाहता, इसलिए प्लांट्स का आउटर मोस्ट कवरिंग में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा ही नहीं। क्लियर है ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। अब ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लैट चपटे सेल्स होते हैं, और इनमें जो आउटर मोस्ट साइड होता है, जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में जो सेल्स होगा, ऊपर वाला लेयर का जो सेल होगा, उसका एक सरफेस तो सेल्स तो बेसिकली अंदर के साइड होगा और एक सरफेस तो बाहर की तरफ होगा। तो जो बाहर वाला सरफेस है ना, आउटर सरफेस है, वो कंपैरेटिवली मोटा होता है। आउटर साइड और जो लेटरल वॉल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा मोटे होते हैं एज कंपेयर टू इनर वॉल। एपिडर्मिस यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब देखो, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, वो सिंगल लेयर से ही बना हुआ है। ये जनरली हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। अब इस पॉइंट को समझो, जो एपिडर्मल सेल से एक तो सरफेस उसका अंदर की तरफ होगा और एक सरफेस बाहर की तरफ होगा, एटमॉस्फेयर को फेस करता हुआ। तो जो बाहर की तरफ होगा ना, वो बेसिकली उस साइड पे एपिडर्मल के सेल्स कुछ बना के रिलीज करते हैं, कुछ वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी मतलब मोम के जैसा सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग क्यूटीन बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का वाटर रेजिस्टेंट लेयर है। वाटर रेजिस्टेंट लेयर का मतलब वाटर इसके आसपास नहीं जा सकता, इसके आर पार नहीं जा सकता, इस लेयर को पार करते हुए नहीं जा सकता दोनों साइड से। यानी कि हमें यह समझ में आया कि प्लांट्स पे एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और एपिडर्मिस कुछ वैक्सी सा सब्सटेंस बना के रिलीज करता है, जिसको हम लोग क्यूटीन बोलते हैं, और उस क्यूटीन के आर पार कभी भी पानी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रूट से रिलेटेड है। जो प्लांट्स में रूट्स होते हैं ना, रूट्स में भी आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस का ही होगा। अब देखो, वो जो एपिडर्मिस के लेयर प्रेजेंट है रूट्स में, उनमें एक थोड़ा सा अलग चीज देखने को मिलता है। उनमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। अब इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग। देखो, अब इसको समझने के लिए एक चीज बताना, अगर मान लो इतना सा स्पेस आपको गिवन है, ठीक है, इतना सा स्पेस गिवन है, और आपको रस्सी को ज्यादा रखना है, यहाँ पे हम आपको एक रस्सी दिए हैं और बोले कि इतना सा स्पेस में रखना है उस रस्सी को, तो आप कैसे रखोगे? आप अगर उसको सीधा रख दोगे तो कम रस्सी को इस स्पेस में ऑक्यूपाई कर पाओगे, लेकिन अगर आप रस्सी को इस तरीके से मोड़ के रखोगे ना, तो ज्यादा रस्सी को रख पाओगे। और जब रस्सी को इस तरीके से रखते हो ना, तो इसका ना सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन इस जगह पे सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया कैसे ज्यादा है? देखो कितना सारा सरफेसेस है जो इस स्पेस में ऑक्यूपाई हो गया, इतना सारा सरफेस
एक्यूमुलेट हो गया इस छोटे से जगह में। यानी कि हमें यह समझ में आया कि अगर छोटे से स्पेस में हम लोग कोई भी चीज को मोड़ के रखते हैं ना तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करा देता है। तो वही चीज हमें रूट्स में देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये रूट है, ठीक है, रूट में जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो तो एपिडर्मिस का होगा, हमें पता है एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो हम चाहते हैं ना कि पानी का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर हम लोग रूट से चाहते हैं ना तो इन सेल्स में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। ये सेल्स ना इस तरीके से एक स्ट्रक्चर अपने बाहर निकालते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बाहर निकालते हैं ताकि ना सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर अंदर घुसेगा। यानी कि हमें समझ में आया कि रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनसे बाहर कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और जहां सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वहां और ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। भैया क्लियर है ना? देखो यही पॉइंट है। Epidermal cells of roots bear long hair-like structure which increases the surface area for absorption of water। देखो यहाँ से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर यही सेल्स इस तरीके से अरेंज होते तो थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन होता, लेकिन इनमें लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, ज्यादा अमाउंट में हो पाता है। अब हम लोग यहाँ पे एपिडर्मिस के फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि यह आउटर मोस्ट कवरिंग है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किसी भी इन्फेक्शन को अंदर मतलब किसी भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा, क्योंकि ये सटे सटे सेल्स के अरेंजमेंट से मिलकर बनाए ना, तो एक तरीके का इन्फेक्शन से भी बचाएगा। एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो इंजरी से भी बचाएगा। तो यही सब इसके फंक्शन है। देखो इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि सारे पार्ट्स में प्रेजेंट है एपिडर्मिस। दूसरा पॉइंट, एपिडर्मिस को क्यूटिकल के साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाटर लॉस से बचाता है। देखो हम बताए थे ना क्यूटिकल जो लेयर होता है वो वाटर रेजिस्टेंट लेयर होता है, यानी कि वाटर उसके आर पर नहीं जा सकता। तो प्लांट्स के सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा ना वो तो प्रिजर्व हो जाएगा क्यूटिकल के वजह से, क्योंकि क्यूटिकल वाटर को बाहर अलाउ ही नहीं करेगा निकलने के लिए, निकलने देगा ही नहीं पानी को बाहर। तो एक तरीके का वाटर लॉस से भी प्रिवेंट कर रहा है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर है तो इंजरी से भी बचा रहा है। इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, यानी कि जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं जो प्लांट्स में इन्फेक्शन कोज करते हैं उनके आतंक से, इन्वेजन मतलब उनके आतंक से बचाता है, ऑब्वियसली बचाता है एपिडर्मिस अलोंग विथ क्यूटिकल। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, कि डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं उनके क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। तो सबसे पहले एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है वो बताना जरा। एडेप्टेशन मतलब होता है जैसे अगर आप अपने स्पेस को चेंज करते हो, आप जहाँ पे रहते हो अगर उस जगह को चेंज करके आप किसी दूसरी जगह में जाते हो तो वहाँ के तौर तरीके के अकॉर्डिंग आपको उस जगह पे अपने आप के अंदर बदलाव लाना रहता है। तो उसी बदलाव को, उसी चेंज को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है? तो प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट में जो रहने वाले प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर क्या बदलाव लाते हैं उस इन्वायरमेंट में, उस भयानक वाले टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो क्या एडेप्टेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ नहीं बच्चों, बस 2 एडेप्टेशन है जो तुमको एकदम याद करना है। देखो पहले जो बोल रहे हो उस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे रीड कर देंगे। देखो जो एपिडर्मिस हम लोग नॉर्मली डिस्कस किए प्लांट्स में होता है वो सिंगल लेयर का प्रेजेंट होता है। बस डिफरेंस इनमें क्या है कि जो डेजर्ट प्लांट है ना इनमें एपिडर्मिस का लेयर थोड़ा थिक होता है। नॉर्मल प्लांट्स में एक सिंगल लेयर का होता है और इसमें एपिडर्मिस का लेयर थिक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इनमें जो क्यूटिकल प्रेजेंट होगा ना वो नॉर्मल प्लांट्स के कंपेयर में ज्यादा थिक प्रेजेंट होगा, ज्यादा मोटा प्रेजेंट होगा। बस यही एडेप्टेशंस है। और ऐसा होता क्यों मोटा प्रेजेंट होना चाहिए? क्योंकि देखो वहां का टेम्परेचर तो और भयानक, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, डेजर्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो उतने हाई टेम्परेचर में कहीं प्लांट से ज्यादा वाटर लॉस ना हो, कहीं ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। ट्रांसपिरेशन पता है क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट के लीव्स से या प्लांट के लीव्स से जो वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, उसी को तो हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए, कम करने के लिए एपिडर्मिस का मोटा लेयर प्रेजेंट होता है और क्यूटिकल का मोटा लेयर प्रेजेंट होता है डेजर्ट प्लांट्स में। क्लियर है? तो देखो ये 2 पॉइंट्स को पढ़ो। Epidermis is thicker as protection against water loss is important in these plant, और epidermis has a thick waxy coating of cutin on its outer surface। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे स्टोमाटा डिस्कस करेंगे। देखो अभी तक हम लोग, पहले हम जो बोल रहे हैं उस चीज पे ध्यान दो। देखो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए कि जो लीफ होता है ना प्लांट में, उनमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस का होता है और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का पतला सा लेयर होता है। अगर नॉर्मल प्लांट है तो, डेजर्ट प्लांट नहीं है तो उसमें पतला सा क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। अब देखो क्या होता है कि अगर क्यूटिकल प्रेजेंट है तो एक बात बताओ, अगर क्यूटिकल पूरा प्लांट के लीफ को अगर कवर करके रखा है तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा?
गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि एक वैक्सी सा मोम सा लेयर प्लांट में अगर आउटर के साइड प्रेजेंट होगा तो गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा। तो होता क्या है ना जनरली कि एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वो कहीं कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है इन केस ऑफ लीव्स। लीफ में देखो, जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में इसके ऊपर सबसे एपिडर्मिस का लेयर होगा, एपिडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट होंगे। कहीं कहीं पर एपिडर्मिस के सेल्स ना एब्सेंट होते हैं और उस जगह पे पोर देखने को मिलता है, इस तरीके से पोर देखने को मिलता है। इन्हीं पोर्स को हम लोग स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा बेसिकली सिंगुलर वर्ड होता है और स्टोमाटा प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो इन पोर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टोमा बोल रहे हैं। अब आपको पूछेगा कि जो स्टोमा है ये किस लिए प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो एपिडर्मिस के सेल्स है ये, और देखो यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट है जो स्टोमा को गाइड करते हैं। ये गार्ड सेल्स का पता है क्या काम होता है? जैसे देखो, मान लो अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, दोपहर का समय है, गर्मी का समय है और दोपहर का समय है, बहुत टेम्परेचर हाई है, तो उस समय क्या होगा, ये जो स्टोमाटा जो होंगे ना, ये जो स्टोमा पोर्स होंगे ये क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय इन्हीं पोर्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो सकता है ना, क्योंकि हमें पता है इधर क्यूटिकल प्रेजेंट है, इधर वाटर लॉस नहीं होगा, लेकिन इन पोर्स के थ्रू तो वाटर लॉस हो सकता है ना, प्लांट्स में हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि दिन में ये क्लोज रहे, ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई है तो इसीलिए यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गाइड करते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गाइड करते हैं, इसलिए इनका नाम गार्ड सेल्स होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ो, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, इसके ही हम स्टोमाटा बोलते हैं, और ये बेसिकली दो किडनी शेप्ड सेल से सराउंडेड होता है। ये जो स्टोमा पोर है वो दो किडनी शेप्ड सेल से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट है, इनका फंक्शन क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है, दूसरा पॉइंट ट्रांसपिरेशन भी कराता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना एक बात को, प्लांट में ट्रांसपिरेशन होना भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है देन दैट इज द प्रॉब्लम, कि दोपहर के समय अगर स्टोमाटा ओपन कर दिए तो बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन ट्रांसपिरेशन नॉर्मल लेवल पे प्लांट्स में होना चाहिए। अब इसका रीजन ना आप लोग हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, बस याद रखना ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्लांट्स। ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। तो ट्रांसपिरेशन भी किन पोर से होता है? ये स्टोमाटा वाले पोर से होता है, क्योंकि इधर आसपास से तो होगा नहीं, इसी जगह से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टोमाटा खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि जो यंग स्टेम होता है ना, हमारा जो यंग स्टेम होता है प्लांट्स में, और जो मोटे मोटे स्टेम होते हैं, जो ओल्ड प्लांट के स्टेम होते हैं, वुडी प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, उन दोनों प्लांट्स के स्टेम में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होते जाता है ना, बेसिकली वो जो आउटर मोस्ट टिश्यू है वही चेंज होता है जब प्लांट ओल्ड होता है। तो मतलब क्या है दीदी? देखो यहाँ पे समझो, देखो ये हम एक यंग स्टेम का बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, यानी कि मान लो ये स्टेम था, उसको इस तरीके से कट करके हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। जो बात बोल रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि उसमें एक लेयर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम का। ये लेयर, ये देखो ये लेयर है, ये लेयर क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम का लेयर है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? ये एक तरह का मेरिस्टेमेटिक सेल्स का लेयर है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के गर्थ को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि उसके थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि ऐसे मेरिस्टेम जो प्लांट्स के थिकनेस को इंक्रीज करेंगे ना, उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का एक लेयर है। होता क्या है, ये जो सेल्स का लेयर है ना, इनमें एक समय के बाद इनमें डिविजन होने लगता है। ये जो सेल्स है ना वो डिवाइड करने लगते हैं, और डिवीजन करके सेल्स को इस डायरेक्शन में ऐड करने लगते हैं, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ ऐड करने लगते हैं। ये फटाफट सेल डिवीजन करेगा, क्योंकि हमें पता है मेरिस्टेम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करना, और तो इनका कोई काम है नहीं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो प्रेजेंट है लेयर में, ये बेसिकली डिवीजन परफॉर्म करते हैं और सेल्स को बाहर की तरफ ऐड करते रहते हैं। तो इतने ज़्यादा सेल्स को ऐड करते ना कि इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर जो सेल्स का प्रेजेंट था एपिडर्मिस, वो बेसिकली रप्चर हो जाता है, रप्चर। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में देखना, वहाँ पे लिखा हुआ है रप्चर्ड एपिडर्मिस। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल्स ऐड होने के कारण बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर था एपिडर्मिस का वो रप्चर हो गया, ठीक है। तो होता क्या, ये जो सेल्स है, ये जो लेयर प्रेजेंट है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, इसमें डिविजन होते रहता है, लगातार डिविजन। तो बाहर की तरफ सेल्स ऐड होगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर बनता है ना, वो बनता है बार्क। ध्यान से सुनो, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिवीजन हुआ, बहुत सारे सेल्स का लेयर बाहर की तरफ ऐड हुआ, बहुत सारे लेयर में सेल्स बाहर की तरफ ऐड होते गए। तो जो जितने सारे लेयर में सेल्स अरेंज हुए ना, जितने सारे सेल्स ऐड हुए,
वो पूरा थिकनेस को, पूरा मोटाई में जो थिकनेस होगा सबको मिला के हम लोग बार्क बोलते हैं, ठीक है। उस बार्क में, बार्क क्या होता है, प्लांट का जो आउटर मोस्ट, जो वुडी प्लांट्स का आउटर मोस्ट लेयर होता है ना, जिसको हम लोग छाल बोलते हैं हिंदी में, उसको बार्क बोला जाता है। उस बार्क में भी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, बार्क में भी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्स कॉर्क। देखो एक स्ट्रिप है सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो बाद में जाके कॉर्क बनाता है, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। अब देखो ये जो सेल्स है ना, कॉर्क तो लेयर ऑफ सेल्स को बोला गया है, तो इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है ना वो डेड होते हैं। क्यों, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें एक केमिकल डिपॉजिट होता है, दैट इज सुमेरिन, सुबेरिन, ठीक है। केमिकल का क्या नाम है, सुबेरिन। तो सुबेरिन केमिकल डिपॉजिट होने के कारण वो सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो डेड सेल्स से मिलकर बना है कॉर्क, और प्लस इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। तो एग्जाम में आपको पूछ देगा कि इस कॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, इनके सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ, तो आपको बताना होगा कि इनमें सुबेरिन डिपॉजिट होने के कारण ये डेड होते हैं और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। तो यही पॉइंट्स लिखा हुआ है, सेड इसके डेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इनका जो वॉल है उनमें सुबेरिन प्रेजेंट है, अभी आपको बताए, और सुबेरिन प्रेजेंट होने के कारण ये डेड हो गया। तो बेसिकली देखो सुबेरिन डिपॉजिट होने के कारण सेल डेड क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बेसिकली किसी भी चीज का अलाउ ही नहीं करता। कोई भी सेल को अगर जिंदा रहना है तो उसमें गैसेस एक्सचेंज होना जरूरी है, उसमें वाटर अंदर जाना जरूरी है। तो ये सुबेरिन डिपॉजिट होने के कारण, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस का बंद होने के कारण ये सेल डेड हो जाता है, ठीक है। तो सुबेरिन या फिर लिग्निन, लिग्निन भी कहीं भी प्रेजेंट होगा तो वो सेल को डेड बना देता है, क्योंकि किसी भी चीज का एक्सचेंज ही अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। तो सुबेरिन प्रेजेंट होने के कारण ये सेल्स को इम्परवियस बना देता है, यानी कि अलाउ नहीं करता गैसेस का और वाटर का एक्सचेंज को, इसलिए सेल डेड हो जाती है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, एंड वेरी वेरी सॉरी क्योंकि मेरा आवाज़ बहुत भारी हो चुका है गाइस, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। एंड अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।